साथियों नमस्कार। आज की अपनी जो पहली विधि है वो है व्याख्यान विधि। अब देखिएगा व्याख्यान विधि क्या है। व्याख्यान विधि शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। गद्य और पद्य यानी गद्य और पद्य दोनों में प्रयुक्त की जाती है। कौन? व्याख्यान विधि। पहली बात ये शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। दूसरी बात ये गद्य में भी प्रयुक्त की जाती है तो ये पद्य में भी प्रयुक्त की जाती है। व्याख्यान वह विधि है जिसमें अध्यापक किसी निर्धारित बिंदु पर छात्रों को अपने कथनों के माध्यम से ज्ञान देता है, वही क्या है? व्याख्यान विधि है। एक बार पुनः देखिएगा। व्याख्यान वह विधि है जिसमें अध्यापक किसी निर्धारित बिंदु पर छात्रों को अपने कथनों के माध्यम से ज्ञान देता है, वही व्याख्यान विधि है। साथियों आगे बात की, इसे भाषण विधि भी कहते हैं। यानी व्याख्यान और भाषण एक ही बात है साथियों, यानी कि इसको हम भाषण विधि भी कह सकते हैं। अध्यापक के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है। यदि आपको अच्छी प्रकार से बेहतरीन व्याख्यान देना है तो आपको इसके लिए पहले से ही तैयारी अति आवश्यक है। ये परंतु आप ध्यान रखिएगा, ये जो विधि है यह विधि अध्यापक केंद्रित विधि है, परंपरागत विधि है और अमनोवैज्ञानिक विधि है। छात्र क्रियाशीलता के सिद्धांत के विपरीत है। अर्जित ज्ञान अस्थायी, अध्यापक सक्रिय है, छात्र निष्क्रिय श्रोता मात्र। ये सब व्याख्यान विधि के साथियों दोष है कि व्याख्यान विधि के कौन कौन से दोष है। और मानिएगा जो जो विधि अध्यापक केंद्रित विधि होती है वह साथियों अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। अमनोवैज्ञानिक या अध्यापक केंद्रित विधि होती है, वह सही विधि नहीं होती है। पहली बात, ये अध्यापक केंद्रित विधि है। परंपरागत नीरस विधि है। अमनोवैज्ञानिक विधि है। छात्र इस क्रियाशीलता के सिद्धांत के विपरीत है। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। अध्यापक सक्रिय रहता है और छात्र क्या होता है? निष्क्रिय श्रोता होता है। साथियों आगे हम बात करते हैं छोटी कक्षाओं के लिए क्या है? ये बिल्कुल अनुपयुक्त है। और बड़ी कक्षाओं के लिए क्या है? उपयुक्त है। छोटी कक्षाओं का मतलब क्या है? यानी कि कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जो कक्षा होती है, इन कक्षा 5 तक की कक्षाओं के लिए तो वो ये अनुपयुक्ति है ही सही। साथियों बड़ी कक्षा का मतलब है उच्च स्तर की कक्षा और छोटी कक्षा का मतलब है निम्न स्तर की कक्षा। सामान्य छात्रों के लिए अनुपयुक्त है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है साथियों, ये सामान्य छात्रों के लिए क्या है? अनुपयुक्त है। सामान्य छात्रों के लिए अनुपयुक्त है और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए क्या है? ये उपयुक्त है। साथियों समय और श्रम की बचत होती है। अध्यापक के लिए सरल और छात्र के लिए साथियों कठिन है। अध्यापक के लिए तो सरल है, लेकिन साथियों छात्र के लिए क्या है? सरल है। अध्यापक का भाषण कला में निपुण होना अति आवश्यक है। यदि आप व्याख्यान देना चाहते हैं तो आप व्याख्यान की कला में व्याख्यान देना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि मेरे साथियों आप व्याख्यान कला में या व्याख्या देने में पारंगत नहीं है तो आप अच्छी तरह से व्याख्यान नहीं दे सकते। इसलिए आपको भाषण कला में निपुण होना अति आवश्यक है। संक्षिप्त विषय वस्तु को विस्तार से और विस्तृत विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत करने में सहायक है। कौन? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के माध्यम से हम संक्षिप्त विषय वस्तु नहीं, उसको हम विस्तार दे सकते हैं और विस्तृत जो विषय वस्तु थी उसको हम संक्षिप्त के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे बात देते हैं। तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतिहासिक विवेचना हेतु, जीवनी आत्मकथा हेतु ये क्या है? सर्वोत्तम विधि है। इसमें मात्र तथ्यात्मक ज्ञान अपन को प्राप्त होता है। ऐतिहासिक विवेचना हेतु ये बहुत अच्छी विधि है। जैसे मान लेते हैं जीवनी और आत्मकथा हेतु ये एक सर्वोत्तम विधि है। ये केवल सृजनात्मक विधि है। साथियों आगे व्याख्यान कैसे करें? अब देखिए, आपको यदि व्याख्यान करना है तो व्याख्यान कैसे करें, इसके लिए आपको किस प्रकार से आगे तैयारी करनी है। पहली बात, निर्धारित विषय वस्तु पर पूर्व तैयारी करें। यानी कि मान लीजिए जैसे कोई अपन को विद्यालय में यदि किसी प्रकार का कोई फंक्शन है, आपको मान लीजिएगा यहाँ पर आपको छात्राओं के लिए शिक्षा का महत्व के बारे में बोलना है,
तो इसके विषय में आपको पूर्व तैयारी करनी आवश्यक है। भाषा शैली छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार हो और व्याख्यान अधिक लंबा नहीं हो, शोर में आरोह है और अवरोह हो, यानी कि उतार चढ़ाव हो, और बीच बीच में उदाहरण अवश्य हो, तो ही आपका व्याख्यान सही माना जाएगा। यदि बीच बीच में उदाहरण नहीं है साथियों तो व्याख्यान सही नहीं होगा। अब आता है श्रुतलेख। श्रुतलेख क्यों लिखाया जाता है, क्या महत्व इसका? श्रुतलेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना। ध्यान रखें, श्रुत जो लेख होता है इसका अर्थ ही क्या होता है? सुनकर लिखना। श्रुत यानी सुनना, लेख यानी लिखना। इस विधि में अध्यापक किसी गद्यांश का स्पष्ट पूर्वक वाचन करता है और छात्र ध्यान पूर्वक श्रवण कर उसे अपनी पुस्तिका में लिखते हैं, जिसे आपने सुना होगा। तो इसे साथियों एक इमला भी कहा जाता है। हमारी तरफ इमला का मतलब नहीं है, जिसे अध्यापक कोई पाठ पढ़ा देता है, पाठ पढ़ाने के बाद पढ़ा देता है, फिर उसे लिखवाता है बगैर देखे, यानी कि पहले अध्यापक उच्चारण करता है और फिर छात्र उसको अपने को नोटबुक में लिखा, जिससे ये पता लगता है कि आपको लिखना या मात्राओं का ज्ञान सही है या नहीं। श्रवण और लेखन दक्षता के विकास में सहायक है। एक तो सुनने में और एक लेखन की दक्षता में ये विकास सहायक है। शुद्धता व गतिपूर्वक लिखने की आदत का विकास भी होता है इसमें। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त है। श्रुतलेख का आयोजन पठित पाठ में से ही किया जाना चाहिए। अपठित पाठ में से कभी भी श्रुतलेख नहीं लिखवाना चाहिए। जो पढ़ा दिया गया पाठ है उसमें ही उसी पाठ में सबने श्रुतलेख लिखाना चाहिए। अब आती है साथियों अपनी साहचर्य विधि। प्रवर्तक इसी कौन सी है? मैडम मारिया मोंटेसरी है। और मैडम मारिया मोंटेसरी कहाँ की? ये इटली की है। इसके पहले साथियों चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करिएगा यहाँ। और मैं साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस क्लास को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर करते हुए जाएगा। दूसरी बात, 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त है कौन सी? साहचर्य विधि। ध्यान है, इसके प्रवर्तक हैं मैडम मारिया मोंटेसरी, इटली की है। और ये 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए साथियों ये उपयोगी है। पठन और लेखन सिखाने में ये क्या होती है? सहायक होती है। मोंटेसरी विश्व की एकमात्र विचारक है जो पढ़ना सीखने के पूर्व लिखना सीखने पर बल देती है। ध्यान रखना, कौन? ये जो मोंटेसरी है ये विश्व की एकमात्र ऐसी विचारक है जो पढ़ना सीखने के पूर्व लिखना सीखने पर बल देती है। साथियों मोंटेसरी के अनुसार शारीरिक क्रिया है, पढ़ना शारीरिक क्रिया है और लिखना शारीरिक क्रिया है और पढ़ना मानसिक क्रिया है। निया साथियों लिया, लिखना जो शब्द है वो शारीरिक क्रिया है और पढ़ना जो शब्द है वो मानसिक क्रिया है। यहाँ आपको लिखना है। मोंटेसरी क्या मानती है कि लिखना है वो क्या है? एक शारीरिक क्रिया है और पढ़ना क्या है? मानसिक क्रिया। इस आधार पर बच्चा शारीरिक दक्षता जल्दी अर्जित करता है। ध्यान रखना, वास्तव में सही कहा, बच्चा होता है वो शारीरिक जो दक्षता होती है उसको जल्दी प्राप्त करता है। अतः पहले लिखना सिखाना चाहिए। इस विधि में लिखना सिखाने के लिए लकड़ी या गत्ते के बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। किसमें? मोंटेसरी विधि में। इसमें किसी वर्ण की आकृति को गत्ते या लकड़ी पर काट दिया जाता है। बच्चा उसे किसी तरह उस पर रखकर पेंसिल से बाह्य रेखांकन करता है। अंत में रंग भरकर लेखन का अभ्यास करता है। यह विधि कर्मेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। साथियों इस विधि में पढ़ना सिखाने के लिए 2 प्रकार के कार्डों का प्रयोग किया जाता है। प्रथम प्रकार के कार्डों पर कुछ प्राणी या वस्तुओं के चित्र बने होते हैं जिन्हें बच्चा पहचानता है। दूसरे प्रकार के कार्डों पर उन वस्तुओं के नाम लिखे होते हैं जिन्हें बच्चा पढ़ना नहीं जानता। चित्र वाले कार्ड के सामने वाला नाम वाला कार्ड प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात चित्र में प्रदर्शित वस्तु और उसके नाम में साहचर्य संबंध स्थापित किया जाता है। आगे देखें, चित्र व शब्द में साहचर्य संबंध स्थापित करने के कारण इसे क्या कहता है? साहचर्य विधि कहा जाता है। किसमें? चित्र और साहचर्य दोनों में संबंध स्थापित करने के कारण ही इस विधि को साहचर्य विधि के नाम से जाना जाता है। साथियों अंत में चित्र व नाम वाले कार्ड को एक साथ मिला दिया जाता है।
एक एक करके छात्रों को बुलाया जाता है। किसी को नाम वाला कार्ड देकर चित्र वाला कार्ड ढूंढने को दिया जाता है, तो किसी को चित्र वाला कार्ड देकर नाम वाला कार्ड ढूंढने का मौका दिया जाता है। कहने का मतलब कार्डों के माध्यम से जो पढ़ा जाता है वही क्या है, साहचर्य विधि है साथी। इस प्रकार खेल खेल में पढ़ने और लिखने की शिक्षा दी जाती है, वही क्या, साहचर्य विधि है। अब आती है अपनी साथियों अनुकरण विधि। इस विधि में बालक के सामने आदर्श प्रस्तुत किया जाता है सबसे पहले, और बालक उसका क्या करता है, अनुकरण सीखता है। शैशवावस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है, अतः इस अवस्था में बालक सर्वाधिक सीखता है। ध्यान रखना, मनोविज्ञान के अनुसार जो शैशवावस्था होती है इसमें अनुकरण की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है और इस अवस्था में बालक सर्वाधिक सीखता है। भाषा शिक्षण में अनुकरण विधि 4 स्थानों पर काम में आती है। कहाँ पर? एक, इस स्तर पर अध्यापक किसी पंक्ति को आरोह है, पहले है उच्चारण या मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षा में। अनुकरण विधि भाषा शिक्षण में 4 स्थानों पर काम आती है। एक आती है उच्चारण या मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण में। इस स्तर पर अध्यापक किसी काव्य पंक्ति को आरोह अवरोह पूर्वक गाता है और छात्र उसका क्या करता है, अनुकरण करता है। पढ़ना सिखाने के लिए अध्यापक किसी वर्ण पर संकेतक को रखकर उसका उच्चारण करता है और छात्र उसे भी बोलते हैं। लिखना सिखाने के लिए अध्यापक किसी वर्ण को श्यामपट्ट पर लिख देता है और समस्त छात्र उसका अनुसरण करते हैं। रचना शिक्षण के लिए अध्यापक द्वारा प्रार्थना पत्र अथवा निबंध का प्रारूप छात्रों को लिखवा दिया जाता है और छात्र उसका अनुसरण कर दूसरा प्रारूप तैयार करता है। इस प्रकार से जो अनुकरण विधि होती है साथियों, ये अनुकरण विधि हमें 4 स्थानों पर काम आती है। एक आती है उच्चारण या मौखिक अभिव्यक्ति के लिए, दूसरी है पढ़ना सिखाने के लिए, लिखना सिखाने के लिए और रचना शिक्षण के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आती है अपनी भाषा प्रयोगशाला विधि। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। किस विधि का प्रयोग? भाषा प्रयोगशाला विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था। भाषा प्रयोगशाला से तात्पर्य उस कक्ष से है जिसमें भाषा सिखाने वाले उपकरण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, उसे ही भाषा प्रयोगशाला विधि कहा जाता है। यानी एक ऐसा रूम या ऐसा कक्ष होता है जिसमें भाषा सिखाने वाले यंत्र मौजूद होते हैं और उसे ही भाषा प्रयोगशाला विधि के नाम से जाना जाता है। भाषा प्रयोगशाला की स्थापना एक बड़े कक्ष में की जाती है। भाषा प्रयोगशाला में अनेक प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें एक प्रकोष्ठ अध्यापक के लिए होता है जो नियंत्रण प्रकोष्ठ का कार्य करता है। ध्यान रखना, भाषा प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें एक प्रकोष्ठ ऐसा होता है जो अध्यापक को लिए होता है और उसी प्रकोष्ठ को नियंत्रण प्रकोष्ठ के माध्यम से जाना जाता है। सुनने और बोलने पर ध्यान दिया जाता है। किसमें? भाषा प्रयोगशाला विधि में। छात्रों के लिए कई छोटे छोटे प्रकोष्ठ बने होते हैं। एक संग्रहालय प्रकोष्ठ होता है। प्रत्येक छात्र प्रकोष्ठ का संबंध नियंत्रण प्रकोष्ठ से होता है जहां पर अध्यापक बैठा हुआ होता है, और प्रत्येक छात्र प्रकोष्ठ में एक टेप रिकॉर्डर, एक हैंडफोन तथा कुछ खाली व भरे टेप होते हैं। छात्र भरे हुए टेप को रिकॉर्ड पर चढ़ाकर उसे सुनता है। तत्पश्चात खाली टेप में स्वयं का वाचन रिकॉर्ड करता है। अपने द्वारा की गई रिकॉर्डिंग को सुनता है और स्वयं ही की उच्चारण अशुद्धियों को पहचान कर उसे दूर करता है। केवल श्रवण और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। किसके माध्यम से? भाषा प्रयोगशाला विधि के माध्यम से केवल श्रवण और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। इस प्रकार से मेरे साथियों, आज अपन ने कितनी बड़ी 5 शिक्षण विधियां पढ़ी है, 5 काल पढ़ी थी। इस प्रकार से 2-1 दिन में जितने भी शिक्षण विधियां हैं उन सब शिक्षण विधियों को हम धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। यानी कि आपके मैं 20 से 21-22 तारीख तक आपकी पूरी शिक्षण विधियां मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक मेरे साथियों, राम राम, जय हिंद। मिलते हैं कल फिर अगले क्लास में। राम राम साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा साथियों।